Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So continuing with the series of discrete maths, that is MTH 202, we will continue with the chapter number 3, which is laws of logic. So सबसे पहली बात तो ये कि MCQ लाइक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक्स के आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से थर्ड चैप्टर जो ये है लॉज ऑफ लॉजिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इन टर्म्स ऑफ MCQs टू. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल ये दो जो आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास लॉज ऑफ लॉजिक को अप्लाई करने की, ये देखें लाइक यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक वेरीफाई द लॉजिकल इक्विवेलेंस. अब यहाँ पे जो है वो आपके पास ये एक जो है वो पूरी प्रोपोजिशन दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है और इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है. अच्छा जी, अब ये देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, टिल्डा ऑफ टिल्डा पी हेड क्यू एंड पी वेल क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू पी. अब हमने एट द एंड जो है इसको पी के इक्विवेलेंट प्रूव करना है. अच्छा, अब सबसे पहले क्या, अगर हम इतनी सी चीज़ पे गौर करें तो ये हमने पिछले चैप्टर में डी मॉर्गन्स लॉ किया था कि अगर टिल्डा हो बाहर और अंदर चीज़ों का एंड हो रहा हो तो हमने टिल्डा को एक बार दोनों के साथ अप्लाई करना होता है. मतलब ये जो टिल्डा बाहर है इसको एक बार अंदर वाले के साथ टिल्डा पी और एक बार क्यू के साथ टिल्डा और दरमियान में एंड है तो और था और कर देना था और था तो एंड कर देना था. तो यहाँ पे ये डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया और बाकी सारा वैसे का वैसा. उसके बाद अगले स्टेप में आ जाएँ तो डबल नेगेटिव या डबल निगेशन लॉ कि टिल्डा ऑफ टिल्डा पी क्या होता है, वो खुद पॉजिटिव पी के बराबर हो जाता है. ठीक है, बाकी सारा उसी पिछले स्टेप की तरह. ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे देखें ये पी जो है इस स्टेप में ये टिल्डा क्यू के साथ भी और हो रहा है, वेल हो रहा है, और इसी तरह पी जो है यहाँ पे क्यू के साथ भी वेल है. तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इस पी को जो अलग अलग दोनों के साथ और बन रहा है उसको पी और हम एक बार बाहर लिख देते हैं, दोनों में कॉमन ले लिया और जो बाकी अंदर रह गया वो. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ गया निगेशन लॉ. अब निगेशन लॉ में क्या है कि टिल्डा क्यू मतलब क्यू और उसका निगेशन, अगर उन दोनों में सेम निकालें तो वो क्या निकलेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सी, कंट्राडिक्शन इसको कहते हैं. और अगेन ये आइडेंटिटी लॉ जो है पी वेल सी इज़ इक्वल टू पी, ये हमने सेकंड चैप्टर ये देखें यहाँ जो ऊपर किया था ना, ये जो मैंने आपको कहा था कि इन लॉज को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है सिंप्लीफाइंग अ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट को किसी तरह सिंप्लीफाई कैसे करना है. अब फॉर एग्जांपल आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू एंड आर. पी क्या कहती है, यू आर हार्ड वर्किंग, क्यू कह रही है द सन शाइन्स और आर में है कि इट रेन्स. ठीक है, और आपको स्टेटमेंट ये दी हुई है पी एंड क्यू वेल पी एंड आर. तो अब इसको हमने पढ़ना कैसे है, अब ये स्टेटमेंट इस तरह से पढ़नी है कि पी एंड क्यू मतलब यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और फिर ये क्या है और, तो आपने लिखना है और लाइक ये ऊपर लिखा भी हुआ है. और उसके बाद क्या है पी एंड आर के यू आर हार्ड वर्किंग एंड ये एंड का साइन है और आर क्या है, इट रेन्स. ठीक है, तो ये इस तरह से था. उसके बाद अब देखें हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस को यूज़ करना है. अब फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड और यू आर स्मार्ट. अब इसका मतलब क्या है कि ये सही नहीं है कि इट इज़ नॉट ट्रू कि आई एम टायर्ड कि मैं टायर्ड हूँ या तुम स्मार्ट हो. तो इसका अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें लॉजिकल इक्विवेलेंस की टर्म्स में तो इसका क्या होगा कि ना तो मतलब ये ट्रू है कि मैं टायर्ड हूँ और ना ये ट्रू है कि तुम स्मार्ट हो. तो इसका बनेगा कि आई एम नॉट टायर्ड कि मैं टायर्ड नहीं हूँ एंड यू आर नॉट स्मार्ट और तुम भी स्मार्ट नहीं हो, इस तरह से. ठीक है, जैसे अब इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला और इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट. तो अब दोनों में क्या कंफर्म है कि एक स्टेटमेंट तो कंफर्म है कि रेन जो है वो हो रही है, बारिश हो रही है. तो ये आपने सबसे पहले लिख देना है इट इज़ रेनिंग. अब उसके बाद जो बाकी दो चीज़ें हैं कि या तो अम्ब्रेला भूल गया है बंदा या फिर हैट, तो ये भी कंफर्म है कि या तो अम्ब्रेला या हैट इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो ज़रूर भूला है. तो इसका मतलब है कि इट इज़ रेनिंग एंड मतलब ट्रू तो ज़रूर है. अब ये डिपेंड करता है कि या तो अम्ब्रेला या फिर हैट, इसलिए अम्ब्रेला और हैट में आपने और लगा देना है. एंड इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला और माई हैट, कि या तो मैं अम्ब्रेला भूल गई हूँ या फिर हैट. अच्छा, अब उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, अब लाइक इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ्स देन आई विल बाय अ कंप्यूटर फॉर यू. अब फॉर एग्जांपल अगर एक फादर अपने सन को कह रहा है कि अगर तुम मैथ्स में ए लोगे तो मैं तुम्हें कंप्यूटर लेके दूंगा. ठीक है, तो पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यू अर्न एन ए इन मैथ्स, के मैथ्स में ए आ गया, और क्यू क्या स्टेटमेंट है कि मैं कंप्यूटर लेके दूंगा. तो इसका मतलब है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये होता है कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, कि अगर तो मैथ्स में ए आएगा तो कंप्यूटर लेके मतलब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा. अब इसका जो है वो ट्रूथ टेबल हम देखते हैं. पी क्यू अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो वेरिएबल्स हैं टू तो टू इंटू टू फोर, चार रोज़ बनेंगी.
फर्स्ट में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब ये जो साइन है और सिंबल है पूरा, इसको कहते हैं P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये इम्प्लाइज का सिंबल है एरो हेड। तो P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है, इफ़ P देन Q। अब देखें, अब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब है कि मैथ्स में ए आ गया, और सेकंड भी ट्रू है कि कंप्यूटर मिल गया, तो ऑल ओवर जो है वो ट्रू हो गया, अगर हम इस एग्जांपल के सिनेरियो में ही बात करें, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में क्या है कि मैथ्स में ए तो आ गया, ट्रू है, लेकिन फादर ने जो है वो कंप्यूटर नहीं लेके दिया, तो ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन नहीं पूरी हुई। उसके अलावा मैथ्स में ए नहीं आया, लेकिन फादर ने कंप्यूटर ले दिया, फिर भी ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन फर्स्ट इफ़ पी देन क्यू था ना, तो जब इफ़ वाली ही बात पूरी नहीं होगी तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यू में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आना है। हमने कंडीशनल, ये जो इम्प्लीकेशन लॉ है, लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका जब ट्रूथ टेबल बनाना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर तो ये पहली स्टेटमेंट पूरी है तो आपने देखना है कि दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ट्रू करूँगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो ये डेफिनेट बात है कि यहाँ आपने एंड पे जाके ट्रू ही लगा देना है। क्यों? क्योंकि जब पहली स्टेटमेंट ही नहीं पूरी हो रही तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर लेके दे रहा है उसका फादर या नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ए ही नहीं आया, तो वो कंडीशन बस ट्रू ही रहेगी। अच्छा जी, अब उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको हम ट्रांसलेट करें कि टू गेट एन ए इन क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए इन द फाइनल। तो इसका मतलब है कि अगर क्लास में ए लेना है तो इसका मतलब है कि फ़ाइनल में ए लेना भी ज़रूरी है। तो पी इम्प्लाइज़ आर के फ़ाइनल में ए लेने के लिए ज़रूरी है कि पूरी क्लास में जो है वो भी ओवरऑल ए लिया हो, ठीक है। इसी तरह जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टिल्डा क्यू इम्प्लाइज़ आर, तो क्यू क्या था, यू मिस द फाइनल एग्ज़ाम, तो टिल्डा क्यू क्या बना, यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट मिस द फाइनल एग्ज़ाम इम्प्लाइज आर। अब आर क्या है, यू पास द कोर्स, इफ़ यू डोंट मिस द फाइनल एग्ज़ाम यू विल पास द कोर्स। उसके अलावा हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, ये फाइनल्स में अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि ये बताना है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है वैसे। अब निगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके सबसे पहले जैसे वो डी मैथ्स या बोर्ड मैथ्स रूल हमने पढ़ा होता है अक्सर मैथ्स में, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीजन कर रहे होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन दैन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से ये सबसे पहले निगेशन, फिर कंजंक्शन डिसजंक्शन, और फिर कंडीशनल सेंटेंस, और इस तरह से इनके जो है वो टेबल्स भी सेम बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट है कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। इन्वर्स जब आपको कोई कहेगा ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, लाइक ये पी इम्प्लाइज क्यू है, तो आपको ये तो बनाना आ गया होगा अब तक कि पी और क्यू इनके 2 कॉलम्स बनाए, और पी इम्प्लाइज का इफ़ पी दैन क्यू वाला बना दिया। फिर टिल्डा पी इम्प्लाइज टिल्डा क्यू बनाना है, तो टिल्डा पी और टिल्डा क्यू का अलग से बना दिया, फिर उनका इम्प्लाइज वाला रूल सेम वही यूज़ होना है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि जब आपको इन्वर्स कहा जाएगा ना, पी इम्प्लाइज क्यू का इन्वर्स जब आपको कोई फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आपने क्या करना है कि पी अपनी जगह पे रहेगा, क्यू अपनी जगह पे रहेगा, मतलब एरो हेड की, सिर्फ इनके साथ टिल्डा टिल्डा हो जाएगा कि टिल्डा पी इम्प्लाइज टिल्डा क्यू। ये कब होगा, इन्वर्स में। लेकिन अगर कन्वर्स आपको कोई फाइंड करने के लिए कहेगा तो हमने टिल्डा नहीं करना, इनकी निगेशन नहीं करनी, सिर्फ इनकी जगह को इंटरचेंज कर देना है, पोजीशंस रिप्लेस कर देनी है। लाइक पी इम्प्लाइज क्यू है ना, तो जब कन्वर्स कहेंगे तो क्यू इम्प्लाइज पी कर देना है, ठीक है। इन्वर्स में क्या करना है, जैसे इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, तो इसमें क्या करना है कि सिर्फ दोनों को नोट कर देना था, जगह वही रहनी थी। इफ़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। कन्वर्स में क्या होगा कि जगह जो है सिर्फ वो चेंज करनी है, टिल्डा कुछ नहीं करना। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, कन्वर्स में क्या करेंगे, सिर्फ जगह बदल देंगे, इफ़ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज़ फ्राइडे। लेकिन कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं कि इन्वर्स भी करते हैं और कन्वर्स भी करते हैं एट द सेम टाइम। जैसे अब ये इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, अब अगर इसका कंट्रा पॉजिटिव करना है, इट मीन्स इन्वर्स और कन्वर्स दोनों करने हैं, तो सबसे पहले तो इनकी जगह भी इंटरचेंज करनी है और उनका टिल्डा भी ले लेना है, निगेशन भी ले लेनी है। तो ये कैसे बनेगा, इफ़ 2 + 3 ≠ 5 देन टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। बस दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये चैप्टर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको एक बार थोरली आप लोग रीड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा भी कोई क्यूरी हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।